नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं एडीओ का क्लास देखने वाले हैं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर आप लोगों को से निवेदन है कि अगर आप एडीओ की तैयारी कर रहे हो, जो लोग फॉर्म डालना चाहते हो, हालांकि अभी इसका फॉर्म नहीं खुला है, लगभग 200 पदों के लिए खुलेगा फॉर्म, जिसका एग्ज़ाम 15 जून 2025 को होने वाला है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर मुश्किल से 4.5 या 5 महीने का शेष समय बचा हुआ है। ठीक है, तो फिर अगर आप ईमानदारी के साथ तैयारी करते हो तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। बशर्ते इसके लिए चाहिए कि आपको जो सिलेबस में दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पर आपको तैयारी करना है, तभी जाके होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वहाँ एडीओ को जो है सालवर पेपर है, जो कि 2017 में, इससे पहले जो मैंने वीडियो बताया था उसमें 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित कुछ प्रश्न को मैंने पहला वीडियो करके बनाकर डाल दिया है। और ये जो वीडियो है 2017 का, यहाँ दूसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे और प्रत्येक प्रश्न के बारे में हम लोग अतिरिक्त जानकारी को भी देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रस्ताव गया। दोस्तों, ये जो है ना 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, एक है सेवन सिस्टर्स, जो भारत देश का जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ पर प्रमुख रूप से असम राज्य था, लेकिन उनसे संबंधित यानी कि असम राज्य के कुछ कुछ हिस्से को काट काट कर अलग अलग राज्य का निर्माण किया है, जिसमें से एक है मेघालय राज्य। तो कहने का मतलब ये है कि असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर यानी कि कुछ क्षेत्रों को अलग करके मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है। वह भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें से सही बताना है। मैं आंसर को बता रहा हूँ, लेकिन आप जो है वीडियो को पॉज कर लेना। पॉज करने के बाद स्वयं से लगाने का प्रयास करना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सही जवाब आ जाएगा 22वां संशोधन अधिनियम 1969 की बात है ये। ठीक है, अब यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी हम लोग देखते हैं। आप देखना, जब भी आप संविधान के भाग पढ़ोगे उसमें 22 भाग हैं, तो 22 भाग के अंतर्गत पहला भाग है, और पहले भाग के अंतर्गत जो तीसरा अनुच्छेद है यहाँ पर है, तीसरा अनुच्छेद में क्या कहता है कि नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के नाम, सीमाओं या क्षेत्रों में बदलाव करने के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये जो है 22वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि 1969 में किया गया है, जिसके माध्यम से असम के कुछ हिस्से को अलग करके वहां मेघालय राज्य बनाया गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है? देखो क्या पूछा गया है, प्रशासकीय अधिकारी। जहां पर प्रशासकीय अधिकारी होता है, इसका मतलब ये है कि किसी राजनेता के बारे में हमको नहीं लिखना है, बशर्ते जो अधिकारी होता है उनको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी। जैसे मैं राज्यों की बात करूं, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, ठीक है, अब इस छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ये मुख्य सचिव होता है ना। लेकिन केंद्र सरकार में मुख्य सचिव प्रमुख नहीं होता, बशर्ते कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव जो होता है वहां पूरे प्रशासकीय जो अधिकारी होता है उनका प्रमुख होता है कैबिनेट सचिव। ठीक है, यहाँ पर मैंने अतिरिक्त जानकारी करके लिखा है कि राज्य में प्रमुख सचिव होता है। जैसे कि अभी बात किया जाए वर्तमान स्थिति में कि कैबिनेट सचिव कौन है, तो कैबिनेट सचिव कौन है? डॉक्टर टीवी सोमनाथन। डॉक्टर टीवी सोमनाथन अभी वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। अगर हम देखें छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव, जो कि प्रशासनिक सेवा का प्रमुख अधिकारी होता है, वह है श्री अमिताभ जैन। श्री अमिताभ जैन, ये इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी मुख्यतः किसके पास होता है? क्या बोला गया है? सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी मुख्यतः किसके पास होता है? जैसे कि ग्राम पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत के जो प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? कौन होता है?
सचिव होता है, ठीक है। हालांकि जो सरपंच होता है वहाँ जनप्रतिनिधि के तौर पे होता है, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से जो नगर निगम होता है ना, या जो जैसे कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, नगर निगम, तो नगर निगम का जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वहाँ नगर आयुक्त होता है, नगर आयुक्त। जबकि वहाँ पर कौन है, ये जनप्रतिनिधि है, यानी कि जनता ने इसे चुना है। लेकिन इसका जो आंसर क्या जाएगा, नगर आयुक्त सही रहेगा, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था। दोस्तों ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो मराठा काल में बहुत सारे सूबेदार हुए और उन सूबेदार के अंतर्गत यानी कि उनके शासनकाल के दौरान में बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी आए थे। उन सभी को आपको याद रखना है, आपको रटना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यहीं पर पूछा गया है कि एक क्या है, मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आए थे। अब बताओ ये जो कोलब्रुक नामक यात्री है वह किसके शासनकाल में आया था, तो आंसर आ जाएगा केशव गोविंद। केशव गोविंद ये क्या है, मराठा सूबेदार थे। मैंने यहाँ पर लिखा है अच्छे से, आप समझ लें इस चीज को कि केशव गोविंद सर्वाधिक समय तक सूबेदार रहा है। जैसे कि सूबेदारी प्रथा जब चला है उसमें अनेक सूबेदार हुए, जिसमें से केशव गोविंद जो हुए ना वो सबसे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया है, सूबेदारी का कार्य किया है, जिनका समय क्या है 1797 से 1808 तक इन्होंने सूबेदारी का काम किया है। और यहाँ पर देखना, और इनके शासनकाल में कौन आया था, कोलब्रुक आया था, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके बाद कुछ और, जिससे कि एक सूबेदार हुए थे महिपत राव दिनकर, तो इनके शासनकाल में फॉरेस्टर आए थे, ठीक है। फॉरेस्टर ये भी एक यूरोपीय यात्री थे। उसके बाद जो है विट्ठल राव दिनकर सूबेदार हुए थे, जिनके शासनकाल में मिस्टर जे.टी. ब्लंट भी आए थे। तो इस प्रकार से 3 मराठा शासक खासकर से जो सूबेदार है उसको याद रखना है, जिनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री आए थे। पांचवा प्रश्न है, इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किनके नाम पर है। क्या बोले हैं, छत्तीसगढ़ में जो स्थित है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय किनके नाम पर स्थित है। तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और इसका आंसर लगभग सभी को पता होना चाहिए, जो कि आंसर जाएगा हिदायतुल्ला, ठीक है। हिदायतुल्ला हमारे छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है इनके नाम पर पड़ा है। भारत के पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है, मोहम्मद हिदायतुल्ला है, इनके नाम पर विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है और इस विद्यालय की जो स्थापना है वहां 2005 में की गई है। अगला है, दही शब्द किस लिंग के अंतर्गत आता है। अब बताओ, यहाँ पर जो 30 प्रश्न है ना ये 2017 का प्रश्न है, जो कि मिक्स रूप से है, मैं इसी को लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर है दही शब्द, है ना, तो दही शब्द किस लिंग के अंतर्गत आता है। हम सभी को पता क्या है कि एक होता है स्त्रीलिंग होता है, एक होता है पुल्लिंग होता है, एक और होता है जो कि उभयलिंग होता है। लेकिन हमको देखना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा दही जो शब्द है वहाँ पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। अब कैसे पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, मैंने आपको जब लिंग संबंधी जो जानकारी दी है उसे आप जाकर देखना बताया था कि जहाँ पर द्रव्यों के नाम आता है ना, जैसे कि पानी, घी, तेल, दही, शरबत, काढ़ा, ये सभी क्या है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर बी आंसर सही रहेगा, जो कि दही का पुल्लिंग आएगा। 7वां प्रश्न है, कालीन किस भाषा का शब्द है। कालीन मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग अपने घरों में जो चटाई बिछाते हैं वो चटाई क्या है आजकल प्लास्टिक से बनते हैं, लेकिन जो एक रहते हैं ना कपड़े का रहता है, मोटे कपड़े का रहता है जो डिजाइन रूप में रहते हैं, वही क्या है कालीन है। और ये जो कालीन शब्द है वहाँ तुर्की भाषा का शब्द है। किसका है, तुर्की भाषा का शब्द है, आपको याद रखना है। आप अरबी फारसी ऐसा आंसर नहीं लगाना है, तुर्की भाषा का शब्द है कालीन। हिंदी का जो टॉपिक है ना काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखना हिंदी में से आपको 30 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, जो पुराने सिलेबस है उस हिसाब से तो 30 अंक दिया हुआ है।
इसका मतलब है अगर आप हिंदी को अच्छे ढंग से तैयारी करोगे तो आपको एडीओ के साथ साथ हर एक एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि यहाँ से 10 अंकों का प्रश्न ऑलरेडी पूछा जाता है, जबकि एडीओ में 2017 का जो एग्जाम हुआ था उस हिसाब से 30 अंकों का पूछा गया था। ठीक है, अब हालांकि अभी जो नया सिलेबस आएगा उसके माध्यम से पता चल जाएगा कि इनका सिलेबस कितना रहेगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। अब आपको देखना है मिश्र वाक्य क्या है, यानी कि एक ही वाक्य के अंतर्गत दो अलग अलग बात कही गई हो। मिश्र वाक्य क्या हो सकते हैं, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। एक तो क्या गया, वह कौन सा मनुष्य है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। ये जो वाक्य वहां मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। 9वां प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत एक आवेदक के कार्य की मांग करने के कितने दिनों के बाद वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी बनता है। जैसे कि क्या बोला गया है, आप देखना गांव में क्या होता है, मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य चलता है, ठीक है, जैसे गोदी खनना है, गोदी माटी का कार्य है, तालाब का गहरीकरण है, यही तो है मनरेगा कार्य। अब इसमें क्या बोला गया है कि आपको मांग पत्र भरने रहते हैं। जब आप आवेदन करोगे, मांग करोगे, तो उसके कुछ दिनों तक अगर वहां आपको रोजगार नहीं दे पाता है तो फिर बेरोजगारी भत्ता देगा कौन, सरकार की तरफ से। तो ये जो है वहां 15 दिन के अंतर्गत, यानी कि आपने मांग किया कि हमको कार्य चाहिए, अब वो कार्य मतलब मांग करने के बाद 15 दिनों तक आपको काम देगा। अगर 15 दिन के अंतर्गत कार्य नहीं देते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ते के तौर पर यहाँ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज होता है क्या, अभी नहीं होता है, क्योंकि हालांकि इसमें दिया है लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता ना तो सभी बेरोजगार यही काम करते हैं, पहले मांग पत्र भरो, 15 दिन तक काम नहीं मिलेगा तो फिर बेरोजगारी भत्ता आपको मिलता रहेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या, तो नहीं। मैंने यहाँ पर व्याख्या करके लिखा है कि 15 दिनों के बाद जो बेरोजगारी भत्ते दिया जाता है वहां 1 माह तक दिया जाएगा 1/4 के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जो है फिर जैसे कि 1 माह तक अगर नहीं मिलता है या कुछ दिन तक नहीं मिलता है तो फिर 2/4 के हिसाब से 1 माह पुनः आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगला है, मनरेगा के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता क्या है। मनरेगा के अंतर्गत मातृत्व अवकाश ये रहेगा 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन की मजदूरी। ये जो है जैसे कि कोई मातृत्व अवकाश लेना चाहता है ना, जो माता जो कि गर्भवती हो या शिशुवती हो, तो उनको जो है 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन की जो है मजदूरी दिया जाएगा, और यही जो है मातृत्व अवकाश भत्ता होता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि गर्भावस्था व प्रसव पश्चात माताओं को 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन की मजदूरी भत्ता दिया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी वाटरशेड समिति की विशेषता नहीं है। दोस्तों जब भी हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे ना, उसमें देखना 5 समितियों का निर्माण होता है, जिसमें से एक होता है वाटरशेड समिति। तो क्या बोला गया है, वाटरशेड समिति की विशेषता नहीं है। तो आपको देखना है कि इसमें विशेषता कौन सी नहीं है। जैसे कि वाटरशेड समिति का गठन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है क्या, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, वाटरशेड समिति का पंजीयन कराना अनिवार्य है, तो ये भी सही बात है। तीसरा है, ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो ये जो है विशेषता नहीं है। ठीक है, ये जो है ग्राम पंचायत के द्वारा वाटरशेड समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति यहाँ नहीं की जाती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, विशेषता नहीं है, तो फिर सी ऑप्शन रहेगा। बाकी कम से कम 10 सदस्य वाटरशेड समिति में होंगे तो ये भी सही रहेगा, लेकिन सी ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, अगला है, वाटरशेड परियोजनाओं के चयन में किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया है। तो जैसे कि वाटरशेड समिति है या परियोजना है, इसके लिए मापदंड तय करते हैं, उसमें से एक चयन या एक शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं, जैसे कि पीने के पानी की अत्यधिक कमी होना, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन है, या यहाँ पर क्या लिखा है, अवक्रमित भूमि की उपलब्धता है, या वाटरशेड भूमि का सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मापदंड में शामिल नहीं है,
तो डी आंसर रहेगा, जो कि 2017 के एग्जाम में से पूछा गया है। अगला है, आगे नाथ न पीछे पगहा कहावत का सही अर्थ है। क्या बोला गया है? आगे नाथ न पीछे पगहा का कहावत का सही अर्थ है, तो क्या रहेगा? इसका जो जवाब आ जाएगा, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, है ना। जैसे कि होता है ना कि कई लोगों को जिम्मेदारी दिया जाता है लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं निभाता, इसलिए उसे नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि उसके ना आगे नाथ है ना पीछे पगहा है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु खाली स्थान तथा खाली स्थान के मध्य होनी चाहिए। क्या बोला गया है? आम आदमी बीमा योजना। दोस्तों, ये आम आदमी बीमा योजना जो है, इसके अंतर्गत आवेदक की जो आयु है वहां कम से कम में 18 है और अधिकतम जो रहेगा 59 रहेगा। ठीक है, अधिकतम 59 रहेगा। इस हिसाब से डी आंसर सही रहेगा। 15 नंबर का प्रश्न है, पात्रता रखने वाले स्व सहायता समूह को परिक्रमी निधि के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? अब आपको बताया था एक बार पिछली कक्षा में कि जो स्व सहायता समूह है उसमें मिनिमम जो है 10 लोगों का सदस्य रहता है और अधिकतम जो है मैक्सिमम वहाँ 20 लोगों का सदस्य के रूप में होता है और इनका एक पंजीयन होता है स्व सहायता समूह के रूप में। अब कहने के मतलब ये है कि परिक्रमी निधि के रूप में जो राशि दी जाती है वहाँ कितनी राशि है, क्योंकि ये जो पात्रता होते हैं उसी लोगों को दिया जाता है। तो ये जो रहेगा 15,000 रुपये, है ना। 15,000 रुपये तक से राशि दी जाने की प्रावधान है। अगले है, द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम सभी देखते हैं कि समास के कितने भेद हैं। तो समास के जैसे कि भेद रहते हैं उन सभी को हमको पता है कि द्वंद्व समास है ना, और जो है द्विगु समास है। तो द्वंद्व समास के अंतर्गत कितने भेद है आपको ये देखना है। तो ये रहेगा 3 भेद है। कौन कौन से हैं? एक तो है इतरेत्तर, दूसरा है समाहार और तीसरा है वैकल्पिक। तो कुल मिलाकर 3 ऐसे समास का नाम है जो कि द्वंद्व समास के अंतर्गत यहाँ आता है। अगला है, मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एक परिवार कितने दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कि बरसात के दिनों में क्या होता है, सूखाग्रस्त हो जाता है कभी कभी कोई एरिया, है ना। तो वहां पर जो फसल का उत्पादन अच्छे से नहीं होता, तो उनको जो है मनरेगा के तहत अतिरिक्त ढंग से रोजगार प्रदान किया जाता है। तो इसके लिए कितना है? पात्र दिनों की संख्या 200 दिन है। जैसे कि अभी वर्तमान की बात किया जाए तो फिर प्रति कार्य लगभग 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। ठीक है, 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है, सॉरी 150 दिनों का। पहले 100 था लेकिन अब 150 हो गए। लेकिन जो सूखाग्रस्त होता है उन क्षेत्रों को 200 दिनों का रोजगार दिया जाता है। अगला है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है आपको बताना है। क्या सही नहीं है? एक तो क्या है, 73वें संविधान संशोधन में गठन का प्रावधान किया गया, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था उनके आधार पर जो पंचायती राज का गठन किया गया है, जिसमें इस चीज का उल्लेख किया गया है। दूसरा है, गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, ये भी बात सही है। पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित करना, ये भी बात सही है। लेकिन क्या बोला गया, सही नहीं है, तो डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। बाकी जो ABCD है, सॉरी ABC है, वह सही है, डी गलत है। यहां पर क्या लिखा है राज्य वित्त आयोग के बारे में कि संविधान के अनुच्छेद 243 झ, है ना, 243 झ में लिख दिया गया है, जो कि अगर हम अंग्रेजी में देखें तो फिर 243 आई होता है। ठीक है, इसमें राज्य वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कि भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भाग जो है वहां 22 है। ठीक है, अनुच्छेद कितने हैं मूल रूप से? तो अनुच्छेद की जो संख्या है 395 है। अनुसूची कितनी है? अनुसूची जो है मूल रूप से 8 है और जब बढ़ गया तो फिर यहाँ 12 है।
तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की जो पंचायती राज अधिनियम है इसमें कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो सही जवाब क्या जाएगा 132 धाराएं हैं, 15 अध्याय है और 4 अनुसूची है। तो आपको इस क्रम में याद रखना है। अगला है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 14 का किससे संबंधित है। तो जब भी हम पढ़ेंगे ना, ये तो खैर मैं 2017 का बता रहा हूँ, जब हम थ्योरी में देखेंगे या इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे तो अच्छे डीपली से देखेंगे। क्या बोला गया है अध्याय 14 क में किससे संबंधित है। तो ये जो है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध दिए गए हैं, यह इसी से संबंधित है। अगला है मनरेगा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। अब क्या सही नहीं है आपको देखना है, जैसे कि 150 दिन का रोजगार दिया जाता है, यहाँ अकुशल शारीरिक श्रम से संबंधित है, भुगतान बैंक या डाकघर बचत खाता के माध्यम से है, मजदूर और सामग्री का अनुपात 50-50 होता है, मांग करने पर 1 सप्ताह में रोजगार दिया जाएगा। देखो यहीं पर थोड़ा गलत हो गया ना, ये है ना, ये नहीं 1 सप्ताह नहीं भी है, यहाँ पर क्या बोला था 15 दिनों का बोला था, ठीक है। और मनरेगा लोकपाल की व्यवस्था की गई है। तो इसमें से दोस्तों यहाँ पर क्या है मजदूरी और सामग्री का अनुपात 50-50 नहीं रहेगा। इसका मतलब जो सही नहीं है तो 4 और 5 सही नहीं है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। 4 और 5 सही नहीं है ना, और बाकी जो यहाँ पर है ना 1 2 3 उसके बाद 6 ये सभी सही हैं। अगला है 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है। अब बताओ 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसके विषय में क्या सही है आपको देखना है। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से दिया गया है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया है, तो ये गलत रहेगा क्योंकि वैधानिक नहीं, ये संवैधानिक तौर पे है, ठीक है। उसके बाद संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई है, तो बिल्कुल सही बात है। कौन सी अनुसूची है 11वीं अनुसूची। चौथा क्या है इसके कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि की गई है, गलत, क्योंकि अनुच्छेदों की वृद्धि नहीं की गई है, बशर्ते 243 अनुच्छेद के अंतर्गत 15 उपखंड बनाए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि हम 15 अनुच्छेदों की वृद्धि की गई है, उपखंड है ये, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद पांचवा क्या है प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, तो ये भी बात सही है क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव होता है, एक तो जिला, जिला के बाद जनपद, जनपद के बाद ग्राम पंचायत। तो सी ऑप्शन सही रहेगा 1 3 5 का। अगला है किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है। जैसे कि ग्राम सभा अभी छत्तीसगढ़ में नया पंचायतों का, जैसे कि क्या है नया सरपंच का गठन होना है, चुनाव तो हो गया है 3 चरणों में, है ना, अब जो है गठन होना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है गणपूर्ति के विषय में सही क्या है, जो कोरम होते हैं गणपूर्ति का सही विषय क्या है। ऑप्शन पर क्या दिया गया है इस चीज को समझते हैं। मैं यहाँ पर सीधे तौर पे बता देना चाहता हूँ, इसका जो आंसर आ जाएगा डी नंबर रहेगा, 1 5 7 का रहेगा। जैसे कि क्या है पहला ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 हिस्सा, ये सही है। उसके बाद जो है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला। उसके बाद है सरपंच, उप सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं, है ना, तो ये सभी क्या है सही रहेगा। तो 1 5 7 सही है। अगले है वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द है। ये हिंदी का शब्द है, जैसे कि शुल्क है, अब उस शुल्क के अतिरिक्त आपको अलग शुल्क और मांगता है या अलग जो शुल्क और दे रहते हैं, उसके जो सही शब्द रहेगा वहाँ अधिशुल्क रहेगा, ठीक है। अधिशुल्क कहा गया है, जैसे कि 100 रुपये का प्राइस है उसमें शुल्क लिखा है, अब वो आपसे 110 रुपये मांग रहे हैं, तो फिर ये अधिशुल्क के अंतर्गत आएगा। अगला है वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण नियम है। जैसे कि कोई वाक्य है, अब उस वाक्य में जो पद क्रम रहते हैं उसका सबसे साधारण नियम यही है कि पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया होता है। यानी कि पहले कर्ता कौन है, फिर उसके बाद क्या है कर्म क्या करना है, फिर उसके बाद जो है क्रिया क्या है,
तो ये जो तीनों का जो क्रम है वहां सही रहेगा, जो कि साधारण सा नियम है। अगला है सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्न में से किसे दिया गया है। सामाजिक अंकेक्षण का जो अधिकार है वहां किसे दिया गया है बताना है। ग्राम अंकेक्षण दल को दिया गया है, या राज्य सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा चिन्हित व्यक्ति को दिया गया है, या ग्राम सभा है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 व मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत उपयुक्त सभी संस्थाओं को सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार दिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो बीमा योजना है इसके संदर्भ में सही नहीं है या इनकी विशेषता नहीं है, तो क्या जाएगा बी नंबर रहेगा, विशेषता नहीं है। बाकी जैसे कि 16 से 50 वर्ष की आयु ये सही है। बीमित व्यक्ति के मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि, ये भी बात सही है। तो जो सही नहीं है या विशेषता नहीं है ये बी रहेगा। इनका जो प्रारंभ है वहाँ 9 मई 2015 को किया गया है। दोस्तों ये पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता से किया है। न्यूनतम वार्षिक बीमा है इसमें 330 रुपये, इसको भी याद रखना है 330 रुपये को, है ना। अगर 300 रुपये आता है तो गलत है, 330 रुपये सही रहेगा। अगले है जीवन में वाक्य का महत्व है। तो जीवन में जो वाक्य का महत्व है वहाँ अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो ये क्या है कि हम अपने जो भाव है, अपने जो बोलना चाहते हैं उसे हम दूसरे तक ले जाते हैं। तो यही क्या है, अपने भावों की अभिव्यक्ति है जीवन में वाक्य का महत्व यहाँ पर रहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन रहेगा। अगले है स्व सहायता समूहों के बैंक लिंकेज संबंधी निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जैसे कि स्व सहायता समूह है लगभग सभी के गांव में है ना। यहाँ पर जो वो लोग क्या करते हैं, बैंक से अपने खातों को लिंक करते हैं, बैंक लिंकिंग करते हैं, तो उसके कथन में कौन सा कथन गलत है। जैसे कि स्व सहायता समूह को बैंक उनके बचत के लगभग 1:1 से लेकर 1:4 तक ऋण प्रदान कर सकता है, तो ये भी बात सही है। समूहों से चर्चा कर वसूली की अवधि 3 से 7 वर्षों हेतु तय कर सकता है, ये भी बात सही है। बैंक से खाता इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य आसानी से समूह के खाते से निकासी कर सकता है, तो ये जो बात है वहाँ गलत है। क्योंकि देखना जो कोई समूह रहता है उनके बैंक अगर मतलब बैंकों से लिंक रहते हैं तो पैसा निकालने का तरीका क्या रहता है, आवेदन दिया जाता है कि अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है या अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का साइन रहता है, तभी जाके बैंक वाले पैसा निकालते हैं। अगर इनमें से एक का साइन रहता है और बाकी का 2 का नहीं रहते हैं तो वहाँ मतलब उनके खाते से पैसा नहीं निकालते हैं। तो ये यहाँ पर जो कहा गया है सी आंसर ये गलत है, बाकी ए, बी और डी सही रहेगा। दोस्तों अंतिम का प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर देना। ये 2017 में पूछा गया था। क्या है कि निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है। क्या बताना है, कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक विस्तृत है या सबसे बड़ा है। ऑप्शन है उल्ला जो कि रायपुर जिला में है, सिलतरा जो कि रायपुर जिला में है, सिरगिट्टी जो कि बिलासपुर जिला में है और एक है बोरई जो कि दुर्ग जिले में है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।